नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आईजीके फ्री क्लास में। यह एफएसटी 01 का सीरीज चालू किए हैं। प्रत्येक वीडियो में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फुल डिस्क्रिप्शन में आंसर आप लोगों को बताएंगे। आप लोग को वीडियो को स्किप किए बिना देखें और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 25 रुपया पे करना होगा, जो आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे फ़ोन पे और गूगल पे का। उसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है। आप स्क्रीनशॉट पैसे भेज के स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए काम में लाई जाने वाली विधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इस प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि खुदाई के दौरान जो भी पुरातात्विक पदार्थ हमें मिला है तो कब इसका इस्तेमाल किया गया था, क्या टाइम पीरियड था उसके बारे में, और किस विधि से पता लगाते हैं कि वो किस टाइम पीरियड का था, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर आजकल रेडियो कार्बन द्वारा काल निर्धारण की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कार्बन 14 कहा जाता है, क्योंकि कार्बन 14 रासायनिक तौर पर साधारण कार्बन जैसा ही है। देखिए, कार्बन 14 जो है, इसी से हम पता लगाते हैं कि जो भी वस्तु हमें पुरातात्विक पदार्थ मिला है कि किस टाइम पीरियड का था। आइए देखते हैं आगे। क्योंकि कार्बन 14 रासायनिक तौर पर साधारण कार्बन जैसा ही है, इसलिए पौधे और जंतु कार्बन के इन दोनों रूपों को उसी अनुपात में अवशोषित करते हैं जिस अनुपात में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और जंतु इन पौधों को खाते हैं। इसलिए जब तक पौधे या जंतु जीवित रहते हैं, इनमें कार्बन 14 का अनुपात वायुमंडल में कार्बन के अनुपात के बराबर ही रहता है। परंतु जैसे ही ये मर जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण और भोजन लेना बंद हो जाने के कारण उनमें कार्बन का प्रवेश भी बंद हो जाता है। मरने के बाद इनके शरीर में मौजूद कार्बन 14 स्थिर गति से साधारण कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। इसलिए किसी जीवाश्म में कार्बन 14 के अणुओं की संख्या जितनी कम होगी, उतना ही अधिक वह पुराना होगा। इस प्रकार यदि हम प्राचीन काल की किसी लकड़ी या हड्डी में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा नापें तो हमें उस वस्तु की आयु का सही अंदाज़ा हो सकता है। जिन वस्तुओं की आयु पहले से मालूम है, उन पर कार्बन 14 विधि का प्रयोग करके इसकी विधि की परिशुद्धता को परखने के बाद किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 विधि का उपयोग केवल उन्हीं कार्बनिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है जिनमें अब भी कार्बन मौजूद है। इसका उपयोग उन जीवाश्मों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण रूप से ह्रास हो चुका है। ऐसी स्थिति में जीवाश्म की आयु का अनुमान उसमें मौजूद रेडियोधर्मी तत्व जैसे फ्लोरीन या फास्फोरस से लगाया जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी क्रांति डीएनए की बनावट की समझ तथा उसके उपयोग अनुसार बदलने पर आधारित है। इसकी व्याख्या कीजिए।
देखिए इस प्रश्न का उत्तर, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी क्रांति डीएनए और उसकी बनावट को भली प्रकार समझने पर आधारित है। डीएनए एक पेचीदा कार्बनिक अणु है जिसमें प्रत्येक जीव में निहित प्रोटीन के संश्लेषण का कोड है। इस प्रकार यह सभी जीवों के भौतिक स्वरूप, विकास, प्रजनन और जैवीय कार्यकलापों पर नियंत्रण रहता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नियंत्रण का प्रोग्राम डीएनए की रासायनिक संरचना में संकेतबद्ध है। इस संकेत को समझना और परखनली में डीएनए का संश्लेषण आनुवंशिक अभियांत्रिकी के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। लेकिन आनुवंशिक अभियांत्रिकी की नींव तो वास्तव में इस आविष्कार से पड़ी कि सूक्ष्म जीव बाहर से दिए गए डीएनए को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों से निकाली गई कोशिकाओं में बाहरी डीएनए डालने से ये कोशिकाएं इस बाहरी डीएनए में दिए गए संकेतों के अनुसार प्रोटीन बनाने में समर्थ हो जाती है। ये कोशिकाएं जब अपनी जैसी अन्य कोशिकाएं अधिक संख्या में उत्पन्न करती है तो हमें इच्छा अनुसार संश्लेषित प्रोटीन अणु मिल सकते हैं। लेकिन यह कार्य इतना आसान भी नहीं है। जब बाहर से डीएनए अणु किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो एक विशेष प्रकार के नियामक एंजाइम उसे तुरंत नष्ट कर देते हैं। इस समस्या का समाधान इस तथ्य की खोज से हुआ है कि जीवाणुओं की इन कोशिकाओं में डीएनए के छोटे छोटे छल्ले होते हैं जो मुख्य डीएनए की लड़ी से भिन्न होते हैं। इन गोल डीएनए अणुओं को प्लाज्मिड कहते हैं। कोशिकाओं से प्लाज्मिड निकाल कर उसमें बाहरी डीएनए के अंश जोड़ने की एक विशेष तकनीक का विकास किया गया। इसे जीन संवर्धन कहते हैं। जब बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़कर उसे पुनः मूल कोशिका में डाला जाता है तो नियामक एंजाइम उसे नष्ट नहीं कर पाते। जब ऐसी कोशिकाओं से अन्य कोशिकाएं उत्पन्न होती है तो उन नई कोशिकाओं में बाहरी डीएनए भी मौजूद रहते हैं। जब ये कोशिकाएं अपनी सामान्य क्रियाएं करती है तो प्लाज्मिड में जुड़े बाहरी डीएनए अपने में निहित संकेतानुसार प्रोटीन का निर्माण संचालित करते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा मूल कोशिका में बाहरी डीएनए जोड़कर इच्छित प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार जैविक रूप से महत्वपूर्ण वे प्रोटीन जो प्राकृतिक साधनों से उपलब्ध नहीं है बड़ी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए आवश्यक इंसुलिन इस तकनीक द्वारा बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार जानवरों की विशेष नस्लें खास कामों के लिए जैसे दूध उत्पादन अथवा भारी बोझा ढोने के लिए तैयार की जाती है, उसी प्रकार आजकल जीवाणुओं को चुनकर और आनुवंशिक अभियांत्रिकी की तकनीकों का उपयोग कर ऐसी जीवाणुओं की नई किस्मों का विकास किया जा सकता है जो मानव निर्मित कृत्रिम वस्तुओं जैसे प्लास्टिक आदि को खा सकते हैं। अन्यथा टूटी फूटी प्लास्टिक से छुटकारा पाना कठिन होता है। इन विशेष जीवाणुओं को स्नेहपूर्वक बग्स के नाम से पुकारा जाता है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाज किस प्रकार वैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है, संक्षेप में बताइए। समाज एक विज्ञान के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है, समाज किस प्रकार उससे इफेक्ट होता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं एक लॉन्ग टाइप से। जिस तरह से विज्ञान समाज के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है और समाज को एकजुट रखने वाले विचारों को रूप देता है,
उसी तरह समाज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ऐसी परिस्थितियां और परिवेश प्रदान करता है जिनमें या तो वे द्रुत गति से बढ़ सकते हैं, मतलब तेज़ी से बढ़ सकते हैं, वैसे के वैसे ही रह सकते हैं, या मतलब जिस जो व्यवस्था में था वही अवस्था में रह सकता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उनका ह्रास भी हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं। वे किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का ही एक हिस्सा है। देखिए, हम आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लाते हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग की प्रेरणा और इससे विकास और व्यापक प्रयोग की स्थिति समाज के आर्थिक आवश्यकताओं से पैदा होती है। समाज की आर्थिक योजनाएं और नीतियां उसके सामाजिक कार्यक्रमों तथा उसकी उत्पादन प्रक्रिया के लक्ष्यों का निर्धारण करती है। यही उत्पादन प्रक्रिया विज्ञान के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। लेकिन समाज की आर्थिक नीतियाँ क्या होगी, सामाजिक कार्यक्रम लागू किए जाएंगे या नहीं, या किसी हद तक लागू किए जाएंगे, ये सभी बातें समाज के राजनीतिक और सामाजिक संगठन पर निर्भर करती है। अर्थात समाज की सामान्य नीतियाँ और उसकी ढांचा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर गहरा और सीधा असर डालते हैं। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमें स्वस्थ रखने में खनिज लवणों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, हमारा शरीर में जो खनिज लवण का क्या भूमिका रहता है स्वस्थ रखने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम देखते हैं इसका आंसर। हमारी हड्डियों और दांतों में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। एक वयस्क की हड्डियों में लगभग 1 किलो और बच्चे की हड्डियों में 30 ग्राम कैल्शियम होता है। अतः बच्चे के वयस्क होने तक उसकी हड्डियों को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को कैल्शियम की गोलियां खाने की सलाह देते हैं। कैल्शियम शरीर में एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस के साथ सदा पाया जाता है। दूध तथा हरी सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। चौलाई तथा मेथी के साग में यह प्रचुर मात्रा में होता है, यानी भरपूर मात्रा में होता है। ये घाव से रक्त के बहाव को रोकने तथा मांसपेशियों के सही कार्य के लिए भी आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवण है लौह तत्व, यानी आयरन, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं। यह रक्त में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। हेमोग्लोबिन से ही रक्त का रंग लाल होता है। 1 किलो कैल्शियम की तुलना में शरीर में लौह तत्व की कुल मात्रा 3 ग्राम के करीब होती है। बढ़ते हुए बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत आवश्यक है। राजोधर्म के समय, यानी जब महिला गर्भवती होती है उस टाइम के समय महिलाओं में लौह तत्व की कमी हो जाती है, अतः उन्हें अतिरिक्त लौह तत्व लेने चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 17 विभिन्न लवण तत्वों की आवश्यकता होती है। यद्यपि जिस मात्रा में हमें भोजन करते हैं उसकी तुलना में उनकी मात्रा नगण्य है। इसलिए इन खनिज लवण तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। उनमें से कुछ तत्व शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तथा उनके तरल पदार्थ का अंश है। कोशिकाओं को रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं।
फ्लोरीन दांतों को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है और उन्हें गिरने से रोकता है। यानी कि फ्लोरीन जो है दांत को मजबूत बनाता है, इस कारण दांत जल्दी झड़ते नहीं हैं। यही कारण है कि आजकल फ्लोरीन युक्त दांत मंजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किंतु अत्यधिक मात्रा में फ्लोरीन हानिकारक है। आंध्र प्रदेश और पंजाब के कुछ जिलों के पानी में अतिरिक्त फ्लोरीन पाया जाता है। ऐसा पानी पीने से दांतों की चमक चली जाती है तथा उनका एनेमल कमज़ोर पड़ जाता है। दांत का जो मसूड़ा होता है ना, उसी को एनेमल कहा जाता है। हम सब भोजन में साधारण नमक का उपयोग करते हैं। यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। साधारण नमक सोडियम को क्लोराइड है। साधारण नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड है। एक अन्य लवण है आयोडीन, जिसकी की जरा सी मात्रा एक हार्मोन का महत्वपूर्ण अंश है। यह हार्मोन गले की थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। इसकी कमी से गले की थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। मतलब आयोडीन की कमी से थायराइड में जो गला में घेगा रोग हो जाता है, उसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, जिसे घेगा कहते हैं। इससे बचने के लिए खाने में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, जो आजकल बाज़ार में आमतौर पर मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? बताइए। जब जनसंख्या वृद्धि होता है तो उसका क्या दबाव पड़ता है पर्यावरण पे, क्या हानि हो सकता है पर्यावरण में, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है। आदि मानव अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और वह शिकार के साथ साथ पौधे का संग्रह भी करता था तथा खाता भी था। जब उन्होंने यह खोज कर लिया कि खाद्यान्न उगाए जा सकते हैं और जानवरों को बांधकर रखा जा सकता है और उनका प्रजनन किया जा सकता है, उनके खानाबदोश जीवन का अंत हो गया। खानाबदोश मतलब जब एक जगह का भोजन समाप्त हो जाता था तो दूसरी जगह जाता था, मतलब घूम फिर के खाने वाला जीवन उन लोगों का समाप्त हो गया। छोटे क्षेत्र और अधिक लोगों का अवलंब बन सकते थे और मानव की जनसंख्या बढ़नी प्रारंभ होगी। जब वह अस्थायी हो गया एक जगह पे, तो उन लोगों का जनसंख्या बढ़ने लगा। इस प्रकार हर साल जनसंख्या में पहले की अपेक्षा वृद्धि होने लगी, क्योंकि बच्चे जनसंख्या के अनुपात में पैदा होते हैं। यह समझा जाता है कि ईसा से लगभग 3000 ईसा पूर्व यह संख्या 10 करोड़ से भी कम ही थी, जो 1650 ईसा या 4600 सालों में 5 गुना बढ़ गई। अगले 5 के गुणक वृद्धि में सिर्फ 300 साल ही लगे। आज संसार की जनसंख्या 500 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण सत्य है कि यह वृद्धि ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों में होती है। अमेरिका और सोवियत संघ की जनसंख्या में उस तेज़ी से वृद्धि नहीं हो रही है जितनी कि भारत या चीन में हो रही है। यदि हम भारत की जनसंख्या में वृद्धि का अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि संपन्न परिवार छोटा, यानी जो पढ़ा लिखा हुआ है, शिक्षित परिवार, वो छोटा होता है। अभावग्रस्त परिवार बड़ा होता है, यानी कि जो जिसमें शिक्षा का कमी होता है उसका परिवार बड़ा होता है, वो बहुत चीज़ों से अभावग्रस्त होता है। भारतीय राज्यों में जहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहाँ जनसंख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत कम है। जनसंख्या वृद्धि का गरीबी और शिक्षा के अभाव का सीधा संबंध है। यह समझा जा सकता है कि क्योंकि शिक्षा से हम समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें खाना, कपड़े और
अच्छी शिक्षा देना कठिन होगा। शिक्षा हमें यह भी बताएगी कि कैसे संतति निग्रह यानी बर्थ कंट्रोल कम खर्चे और कम परेशानी से हो सकता है और सांस्कृतिक परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए लड़के को परिवार में ज़्यादा महत्व दिया जाता है और एक लड़के के लिए परिवार में 3 से 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि वैसा परिवार जो लड़के को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी 1-2 लड़की हो गई तो वेट करता है कि लड़के का कि कब इसके, जिसके कारण जनसंख्या भी एक वृद्धि होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा संसार के साधनों पर पड़ने वाले दबाव, जिसमें पर्यावरणीय संसाधन शामिल है, की चर्चा भी की गई है। पृथ्वी के खनन से प्राप्त कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, तांबा इत्यादि सीमित मात्रा में है, जो कुछ सालों में समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। संसार भर में ऊर्जा का संकट पैदा हो जाएगा। हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग के विषय में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। हमें नाभिकीय ऊर्जा का कोयले, डीजल और पेट्रोलियम की अपेक्षा ज़्यादा इस्तेमाल करने होगा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा पेट्रोल, डीजल, कोयले की अपेक्षा में। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे भोजन का उत्पादन भी बढ़ाना होगा। कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत से देशों में दोगुनी या तिगुनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देने लायक भूमि नहीं होती है। पीने के पानी के संसाधनों और गंदगी हटाने की सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ रहा है जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। ज़्यादा जनसंख्या का मतलब है आवास की कमी, सड़कों पर भीड़, गंदी बस्तियों का बद से बदतर होना और प्रदूषण का बहुत ज़्यादा बढ़ना। समृद्ध देशों को चाहिए कि वो संसाधनों के अधिक इस्तेमाल को कम करें और अपनी तकनीकी को इस प्रकार से विकसित करें कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं विषाक्त ना हो, यानी कि वो प्रदूषित ना हो। जिसमें भोजन और दवाइयों के संसाधनों की वृद्धि होती है, प्रदूषण ना हो। गरीब देशों को बड़े स्तर पर लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, जिससे जनसंख्या की वृद्धि पर काबू रखा जा सके और ऐसे समाज की रचना हो जिसमें अमीर ज़्यादा अमीर तथा गरीब ज़्यादा गरीब ना हो। उन्हें ऐसी तकनीकें विकसित करनी पड़ेगी जो प्रदूषण और सीमित संसाधनों के बढ़ते खतरे का सामना कर सके और जो वातावरण और रहन सहन के बीच सामंजस्य बना सके। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।